फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ सूरज। आज हम लोग डेमोक्रेसी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार पार्ट थर्ड का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या था पार्ट थर्ड में हम लोगों ने सेकंड टीटीज ऑन गवर्नमेंट यानी पार्ट थर्ड में डेमोक्रेसी कैसे एंशियंट टाइम में कैसे इस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में डिस्कस किया था पार्ट थर्ड में। तो जॉन लॉक के द्वारा एक बुक लिखी गई थी सेकंड टीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1681 में लिखी गई। इसमें एक सोसाइटी का बात किया गया जॉन लॉक के द्वारा, हाइपोथेटिकल सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी जो गॉड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और उसमें जो गॉड के द्वारा बनाया गया यानी गॉड हो गए नेचर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो नेचर के द्वारा बनाया गया उसको बोला गया है स्टेट ऑफ नेचर, यानी जो सोसाइटी है वो स्टेट ऑफ नेचर में है। ठीक है, यानी उसकी अवस्था जो है वो नेचुरल है। ठीक है, और स्टेट इज़ गवर्न बाय लॉ ऑफ नेचर, यानी जो स्टेट ऑफ नेचर का जो सोसाइटी था वो लॉ ऑफ नेचर के द्वारा गवर्न किया जा रहा था। ठीक है, लॉ ऑफ नेचर के द्वारा ये गवर्न किया जा रहा था। तो जैसे हमारा इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा एक लॉ यानी रूल बुक एक कह सकते हैं या लॉ बुक कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक है। ठीक है, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उसी तरह एक लॉ बुक बनाया गया वहाँ स्टेट ऑफ नेचर के द्वारा, एक जिसको नाम दिया गया लॉ ऑफ नेचर, यानी बुक एक तरह से आप कह सकते हो कि बुक के फॉर्म में नहीं था लेकिन लॉ था, जो नेचुरल लॉ यानी गॉड के द्वारा ही बनाया गया था ये लॉ। तो उस लॉ में क्या क्या था, नो वन विल हार्म अदर्स, यानी सबसे पहला पॉइंट था कि कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, यानी हर कोई इक्वल रहेगा। सेकंड पॉइंट है ऑल आर इक्वली क्रिएटर्स ऑफ गॉड, यानी हर इंसान जो है, हर कोई भी जो भी है वो भगवान के द्वारा बनाया गया और इक्वल है। ठीक है, यानी बोथ आर इक्वल। और इक्वल राइट टू फ्रीडम, यानी इसमें कहा गया है कि इक्वल राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का जो है इक्वल राइट दिया गया सबको। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट ऑफ हाइपोथेटिकल सोसाइटी था, जो सोसाइटी था वो लॉ ऑफ नेचर में अच्छे से काम कर रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक टर्निंग पॉइंट आया इन द लॉ ऑफ नेचर, यानी एक टर्निंग पॉइंट आया लॉ ऑफ नेचर में, जिसको प्रॉब्लम इन लॉ ऑफ नेचर भी कहा जा सकता था। ठीक है, यानी इसको प्रॉब्लम्स भी कहा जा सकता है कि लॉ ऑफ नेचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। तो सम पीपल वेयर नॉट पीस लविंग, यानी इसमें कहा जा रहा है कि कुछ पीपल जो थे वो पीस लविंग नहीं थे, यानी वो उपद्रवी थे, यानी वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे। यानी बहुत सारे लोग हैं, तो एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं वो पीस लविंग नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि दूसरों को डिस्टर्ब करना शुरू किया, यानी कन्फ्लिक्ट नेचर पैदा करना शुरू किया। और कुछ लोग बाहर से भी आए, यानी अदर सोसाइटी से भी आए, तो उन्होंने भी जो है कॉन्फ्लिक्ट नेचर पैदा करना शुरू किया, या फिर एडजस्ट नहीं कर पाए तो कॉन्फ्लिक्ट नेचर होने लगा। ठीक है, और ये क्या हो गया कि स्टार्टेड कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गया वो उस स्टेट ऑफ नेचर में, यानी जो हाइपोथेटिकल सोसाइटी था वहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगा। ये टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, स्मॉल सोसाइटीज़ जो थे वो बिग होने लगे, यानी एनलार्ज होने लगे, बहुत सारे पॉपुलेशन हुआ तो सोसाइटी भी ग्रोथ होने लगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टेट ऑफ नेचर में हमें देखने के लिए मिला। फिर अगर हम देखें कि सोल्यूशन, अब प्रॉब्लम्स तो देख लिया हम लोगों ने, तो अब सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यानी सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। दो सोसाइटी मतलब थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली, यानी एक सोशल, मान के चलो ये एक सोसाइटी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये सोसाइटी है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। ठीक है, तो सब ने बैठकर एक म्यूचुअल कंसर्न बनाया कि लॉ बनाया जाए, यानी यानी उपद्रवी, यानी आप कह सकते हो कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट नेचर पैदा कर रहे थे, यानी सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, उनके लिए कुछ लॉज बनाया जाए। ठीक है, जिसको बोला गया लॉ एंड ऑटोनॉमी वॉज क्रिएटेड, यानी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी म्यूचुअली सब मिलकर बैठ के एक लॉ बनाए, लॉ एंड ऑटोनॉमी वॉज क्रिएटेड, यानी लॉ बनाया गया, ऑटोनॉमी बनाया गया। तो उसी समय लॉ का भी क्रिएशन हो, यानी लॉ क्रिएटेड हो गया। ठीक है, और उसी समय एक स्टेट का जो था, एक ऑफिशियली जो है स्टेट का जो है ये पिक्चर सामने, मतलब स्टेट का जो फॉर्मेशन सामने आया, यानी आप कह सकते हो कि लॉ बनाया है, यानी एक बुक में लॉ लिखा गया। ठीक है, एक तरह से आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हो कि बुक में लॉ लिखा गया। ठीक है, अब लॉ कहाँ पे प्रिवेल होगा, एक बाउंड्री होनी चाहिए लॉ के प्रिवेल होने के लिए, तो ये पर्टिकुलर बाउंड्री हुआ, एक तरह से आप कह सकते हो कि इसी के अंदर ये जितने भी पीपल है उनको प्रोटेक्ट करेगा ये पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, ये लॉ बुक हो गया, तो ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो इसी बाउंड्री एरिया के अंदर प्रिवेल करेगा, यानी बाहर के लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन इधर के लोगों के अंदर के लोगों में जो जो भी प्रॉब्लम आती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट नेचर होता है, तो उसको सॉल्यूशन इस लॉ बुक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर बाउंड्री डिसाइड हो गया। तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि स्टेट का जो था पिक्चर सामने आया, यानी स्टेट का जो था एक बाउंड्री डिसाइड हुआ कि हाँ इस लोगों इतने बाउंड्री के अंदर इतना लॉ प्रिवेल होगा, या फिर किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, यानी लॉ, अब तो लॉ बुक बन गया, लॉ बन गया, तो अब इसको एडमिनिस्टर भी तो किया जाना चाहिए, यानी लॉ को इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और कैसे गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन हो गया, ये सारा भी स्टार्ट होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट हुआ, फिर पीपल फॉर्म गवर्नमेंट यानी म्यूचुअली जो है किसी को सेलेक्ट किए कि हाँ इन्हीं में से ये जो होगा वो प्रोटेक्ट करेगा हमारा पूरा बाउंड्री को, यानी हम अपने राइट्स को, उसको इंडिविजुअल के राइट्स को कि आप हमको प्रोटेक्ट कीजिए और मैंने अपना राइट आपको समर्पण किया। ठीक है, इस तरह से शुरू होने लगा पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, हम लोग रूसो के बारे में, जिसमें फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन
जो था, जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हो कि 1789 में जो हुआ था, तो उसमें रूसो का आइडिया जो था वो प्रिवेल किया था, ठीक है। और रूसो का क्या कहना था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज़ नॉट गुड, यानी जो लॉ के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का आइडिया जो दिया गया, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो गवर्नमेंट क्रिएट किया गया था, तो उसको वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि फ्री गवर्नमेंट, यानी रूसो के अनुसार से फ्री गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो जिसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू जो फ्री गवर्नमेंट का चयन हो, यानी चुना जाए, ठीक है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या था रूसो के अनुसार से, तो ऑल सिटीजन वुड पार्टिसिपेट डायरेक्टली, यानी कहा गया रूसो के अनुसार से कि हर सिटीजन जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी वो ठीक नहीं है, यानी फ्री गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो अच्छा है रूसो के अनुसार से, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल इन स्मॉल स्टेट और सिटी स्टेट, यानी अब आप कह सकते हो कि हर कोई डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी हर कोई का ओपिनियन अलग अलग होगा, यानी अगर इंडिया में 135 करोड़ की जनता है, उसमें अगर हम लोग देखा जाए कि ओपिनियन क्या क्या हो सकता है, तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होगा, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से ये एक सक्सेसफुल तभी है जब तक एक छोटा सा स्टेट ना हो, यानी छोटे स्टेट में ये सक्सेसफुल हो सकता है, या कह सकते हो कि सिटी स्टेट में ये सक्सेसफुल हो सकता है, यानी एक छोटा स्टेट है वहाँ जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ प्रिवेल, यानी सक्सेसफुल हो सकता है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो ये प्रॉब्लम आई रूसो के आइडियाज़ में, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी का कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है। लिबर्टी जो है एक थ्योरी है, ठीक है, और डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी लिबर्टी, फ्रीडम, ऑटोनॉमी, ये सब जो है एक थ्योरी है, ठीक है। और ये सब मिल के एक डेमोक्रेसी का फॉर्म होता है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, यानी ये सब मिल के एक डेमोक्रेसी का निर्माण करते हैं, यानी एक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वी हैव सीन डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोगों ने बहुत सारे वेव भी देखे डेमोक्रेसी का, जिसमें डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में देखा, वुमेन को कैसे राइट मिला इसके बारे में देखा, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का था, मैंने सोचा थोड़ा रिवाइज कर दिया जाए। तो अब आज जो है हम लोग का होगा द कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी और इक्वालिटी को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आगे हमारा कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें इंक्लूड होता है ऑटोनॉमी, राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी, यानी हम लोग डेमोक्रेसी की बात करेंगे एक फैमिली के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, यानी डेमोक्रेसी को अगर फैमिली मानते हैं, तो उसमें ऑटोनॉमी इंक्लूड होता है फैमिली मेंबर के रूप में, राइट्स इंक्लूड होता है, लिबर्टी इंक्लूड होता है, इक्वालिटी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रीडम, राइट्स और इक्वालिटी, ठीक है। तो ये सारा जो है डेमोक्रेसी इंक्लूड करता है अपने अंदर, यानी प्रीवियस अभी अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने देखा, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि किस तरह से लिबर्टी और डेमोक्रेसी को डिवाइड किया गया था, यानी डिफ्रेंशिएट किया गया था। तो उसी तरह से ये सारा जो है थ्योरी है और वो डेमोक्रेसी, यानी हर चीज़ मिल के, यानी आप कह सकते हो कि फ्रीडम, राइट, इक्वलिटी मिल के एक डेमोक्रेसी का फॉर्म होता है, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का निर्माण होता है, ठीक है। तो आगे है कि इन द राइटिंग्स ऑफ हॉब्स, लॉक, इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी वॉज सीन, ठीक है। तो हॉब्स के, लॉक्स का जो राइटिंग्स था उसमें आपको इंडिविजुअल को प्रिवेल ज़्यादा, यानी इंडिविजुअल के राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो कहा गया है कि डिसीजंस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी शुड नॉट हार्म और इफेक्ट द अदर्स लाइफ। मतलब इसमें कहा गया है कि जो डिसीजन लिया जाएगा इंडिविजुअल के द्वारा, यानी एक इंडिविजुअल के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो दूसरे इंडिविजुअल को हार्म ना करे, ठीक है, यानी उसका डिसीजन दूसरे इंडिविजुअल को हार्म ना करे, ठीक है। तो उस तरह का डिसीजन लिया जाए, यानी उसके लाइफ को इफेक्ट ना करे, या फिर उसके पर्सनल लाइफ या कुछ में भी हार्म ना करे एक इंडिविजुअल का डिसीजन, ठीक है, ये कहा गया। बट इन द क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी, एटोनॉमी, फ्रीडम, इक्वलिटी वॉज नॉट सीन और कंप्रोमाइज। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को या इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रिवेल दिया गया है, जिसके कारण जो है एक सोसाइटी का जो होता है ऑटोनॉमी, फ्रीडम और इक्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया गया, ठीक है, यानी कंप्रोमाइज़ हुआ है, ठीक है। अब और थोड़ा जॉन लॉक के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, जैसे कंसेप्चुअल फैमिली, जो नेचर ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा हम लोगों ने जॉन लॉक के बारे में, तो और थोड़ा देखते हैं क्या क्या जॉन लॉक ने कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट मस्ट गारंटी द राइट एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो गवर्नमेंट बनेगी, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या जिस तरह भी आप गवर्नमेंट बना रहे हो, तो जो गवर्नमेंट होगा वो इंडिविजुअल के राइट्स को, लिबर्टी को, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे, यानी जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो प्रोटेक्ट करना चाहिए इंडिविजुअल के राइट को, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का जॉब है कि गवर्नमेंट इट इज़ द जॉब ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लाइफ्स, लिबर्टी, प्रॉपर्टी फॉर बीइंग अंडरमाइंड बाय अदर इंडिविजुअल, यानी इसमें कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे, लाइफ्स को प्रोटेक्ट करे, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, जो अंडरमाइन किया जा रहा है, यानी किसी के द्वारा अगर उसको अंडरमाइन किया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट का जॉब है कि उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर
एक गवर्नमेंट का निर्माण किया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का निर्माण किया कि सिर्फ इस तरह नहीं कि गवर्नमेंट का निर्माण कर दिया चलो ऐसा ये हो गया, नहीं, इंडिविजुअल ने अपना राइट दिया, यानी कि मैं आपको राइट देता हूँ कि आप मेरे इंडिविजुअल का जो है राइट को प्रोटेक्ट करें, यानी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें, लाइफ्स को प्रोटेक्ट करें। आप एक सिस्टम बनाएं जिसके थ्रू इंडिविजुअल का लाइफ जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, लॉ बुक बनाएं, जो भी हो जिस तरह से भी आप, लेकिन आप उससे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और इसमें कहा गया कि ऑल इंडिविजुअल बाय वर्चू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और इंडिविजुअल बाय वर्चू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग इक्वली पोजेस दिस राइट्स। मतलब जो है कि अगर ह्यूमन बीइंग के अनुसार से, यानी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग है, और एक ह्यूमन बीइंग के होने के अनुसार से जो है जो भी राइट होगा वो हर किसी के लिए इक्वल होगा, यानी जो भी राइट बना जाएगा, यानी जो भी लॉ बनेगा वो हर किसी के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए इक्वल होगा, ठीक है। यानी इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी राइट बना दे, लॉ बना दे, अगर हम इंडिविजुअल को, हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली अगर हम नहीं देखते हैं, यानी इक्वली अगर हम लोग लॉ के अनुसार से नहीं देखते हैं इक्वल है हर ह्यूमन बीइंग, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होगा कि राइट्स बन गए, लॉज बन गए, ऑटोनॉमी मिल गया, फ्रीडम मिल गया, लेकिन इंडिविजुअल ही इक्वल नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा जितने भी राइट्स हैं इंडिविजुअल के, ठीक है। बट द बिग क्वेश्चन इज हाउ द इक्वालिटी टू बी अचीव्ड इन द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन, ठीक है। चलो, तो अब हर चीज़ तो मिल रहा है, इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल रहा है, ऑटोनॉमी मिल रहा है, राइट्स मिल रहा है, लेकिन लॉ मिल रहा है, गवर्नमेंट मिल रहा है, लेकिन इक्वालिटी कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया कि इक्वालिटी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या निकल के आया कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वालिटी जब तक नहीं रहेगा सोसाइटी में, तब तक वो राइट्स, इंडिविजुअल के फ्रीडम जो भी होगा, वो थ्योरीज जितने भी हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट डिवाइडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी इनटू टू पार्ट्स। मतलब डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट जो थे, यानी जितने भी थ्योरिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको दो भागों में बांट दिया। तो पहला था कि पर्सपेक्टिव इक्वालिटी, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव इक्वालिटी में क्या देखने के लिए मिला हमें कि डिसीजंस आर मेड बाय एवरी सिटीजन बाय गिविंग इक्वल चांस। मतलब अब ये चीज़ है कि पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी में क्या देखने के लिए मिला कि हर इंडिविजुअल को एक इक्वल चांस मिलना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर सके, यानी अपना जो है जो भी कह सकते हो कि अपना जो राय है वो रख सके गवर्नमेंट के पक्ष में या विपक्ष में, ठीक है, जो भी हो। तो एक ये क्या कहा गया कि इक्वल चांस मिलना चाहिए, यानी जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं कि वोटिंग का राइट है, तो हर किसी के लिए एक सिंगल वोट है, तो हर कोई इक्वल है, तो यानी वोट हर कोई जाके दे सकता है। तो इसी तरह से इक्वल चांस मिला हर किसी को कि रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी गवर्नमेंट में, ठीक है। तो दिस डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस टू बी आउटकम, यानी इनका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता था आउटकम में, ठीक है। ये कहने की कोशिश की जाती है यानी पर्सपेक्टिव इक्वालिटी में, यानी इसमें क्या कहा गया कि हर किसी को इक्वली चांस दिया जाए डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा था कि रेट्रो पर्सपेक्टिव इक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दूसरा पॉइंट में कि रेट्रोस्पेक्टिव इक्वालिटी में क्या किया कि डिसीजन आर ऑलरेडी टेकन, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये एक डिक्टेटरशिप का टाइप का हो गया, ठीक है। यानी डिसीजन जो है वो ले लिया गया है और वही डिसीजन इंप्लीमेंट किया गया हर किसी के पास, हर किसी के ऊपर, ऑल आर इक्वली डिटरमाइन द डिसीजन, यानी इसमें कहा जा रहा है कि डिसीजन ले लिया गया है और आपको वो डिसीजन मानना है, ठीक है। तो रेट्रो पर्सपेक्टिव इक्वालिटी कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज्ड दिख रहा है कि डिसीजन पहले से कैसे ले लिया गया, ठीक है। तो ये फॉर्म सही था भी नहीं और है भी नहीं, तो इसी वजह से कहा जाता है कि बट डिसीजन, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आई कि पर्सपेक्टिव इक्वलिटी में क्या हो गया कि डिसीजन तो ठीक है, हर किसी के पास अधिकार है कि हाँ वो गवर्नमेंट को जो किस तरह से सेलेक्ट करे, कोई करे किस तरह से सेलेक्ट करे, यानी हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, लेकिन अब इसमें जो है कि किस तरह से गवर्नमेंट को बनाया जाए, यानी हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक चीज़ और ऐड किया गया कि बट डिसीजन बाय मेजोरिटी इज द ओनली प्रोसीजर इन विच सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि मेजोरिटी, यानी पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी में भी क्या ऐड हुआ कि मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी जो भी होगा, यानी अब इतने मेजोरिटी के लोग जो हैं वो किसी और को एक दल को वोट कर रहे हैं, तो ये वो दल जीत गया, यानी मेजोरिटी का जो था वो रोल पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी में ऐड किया गया, ठीक है। मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी, यानी जो मेजोरिटी में रहेगा, यानी जो मेजोरिटी को पार करेगा, यानी तो वो मेजोरिटी में रहेगा और वो गवर्नमेंट बनाएगा, यानी डेमोक्रेसी इस तरह से हमारा इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि बिकॉज इट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ पर्सपेक्टिव इक्वालिटी गिविंग इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट एंड डिटरमाइन दिस डिसीजन। मतलब आप कह सकते हो कि ये इसमें तो यानी मेजोरिटी गवर्नमेंट में भी, मेजोरिटी फॉर्म ऑफ डिसीजन में भी जो है कि एक पर्सपेक्टिव डेमोक्रेसी का आपको रिलिम्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हर किसी को इक्वल चांस दिया गया कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, यानी गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दो द फ्रीडम एंड इक्वलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कहा जा रहा है कि फ्रीडम और इक्वलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। ग्रेट एम्फेसिस ऑन वन अनदर टेक्स डेमोक्रेसी इन वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अगर हम लोग कह सकते हैं कि
फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन किसी पे अगर ज़्यादा इंफेसिस दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकता है डेमोक्रेसी को। जैसे अगर इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया जाए तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को सँभाल नहीं पाएँगे, या फिर कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने लगेगा। यानी अगर हम हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ ही कर दें, एक तरह से आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि इंडिविजुअल के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो वो कहीं न कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में भी ले जाया जा सकता है डेमोक्रेसी को, ठीक है? अब आते हैं फ्रीडम की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम। इट गिव्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन राइट एंड पर्सनल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसमें कहा जा रहा है कि फ्रीडम जो है वो ग्रेटर इंपॉर्टेंस देता है राइट्स को और पर्सनल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को। यानी फ्रीडम का अर्थ हो गया यहाँ कि इंडिविजुअल कितना अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं, यानी उनके पास कितना फ्रीडम है, यानी कितना ऑटोनॉमी है, ठीक है, यानी अपना डिसीजन कहाँ कहाँ तक ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल का फ्रीडम का बात हो रहा है, ठीक है। इट कैन लीड टू द स्टेट शुड प्ले ए लिमिटेड एंड मिनिमल रोल इन द सोसाइटी। इट कैन लीड द सोसाइटी शुड प्ले ए लिमिटेड एंड मिनिमम रोल इन द सोसाइटी। मतलब अभी अभी तक हम लोगों ने क्या था, अभी फ्रीडम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इक्वालिटी में इक्वालिटी का रोल क्या था हम लोगों ने देखा, फ्रीडम का रोल है, ठीक है। तो ये जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल के फ्रीडम के बारे में बात करता है। तो इंडिविजुअल कितना फ्री है, कितना डिसीजन खुद से लिया जा रहा है, यानी वो कितना फ्री फील कर रहा है किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है, यानी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर वो कितना फ्री फील कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इट गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू राइट फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पर्सनल राइट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इट कैन लीड टू द स्टेट शुड प्ले लिमिटेड एंड मिनिमम रोल इन द सोसाइटी। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो है स्टेट के द्वारा बहुत ही मिनिमम और या फिर लीस्ट लिमिटेड रोल प्ले करें इंडिविजुअल से रिलेटेड, यानी सोसाइटी में जो है स्टेट का इंटरफेरेंस जो है बहुत ही कम रहे, ठीक है, तभी इंडिविजुअल जो है फ्री फील कर सकेंगे, यानी गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही कम रहे सोसाइटी में, तभी इंडिविजुअल फ्री फील कर सकेंगे। शुड नॉट इम्पोज ऑन अस एनी पर्टिकुलर व्यूज ऑफ गुड लाइफ और परफेक्ट सोसाइटी। यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक इंडिविजुअल या सोसाइटी में एक तरह से एक अवधारणा नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर व्यूज से रिलेटेड या फिर आपकी लाइफ और अच्छी हो सकती है या फिर कुछ भी, यानी जो है परफेक्ट सोसाइटी का किस तरह से निर्माण किया जा सकता है, ये जो है गलत अवधारणा जो है क्रिएट नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, यानी इंडिविजुअल के अंदर या यानी सोसाइटी के अंदर जो है आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो, वो गुड लाइफ का जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि चकाचौंध दुनिया के बारे में ना बताए, जो भी बताए लेकिन एक लिमिटेड वे में कि कितना इवॉल्व हो सकता है सोसाइटी, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि हिंदी वर्ड में बरगलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। समटाइम फ्रीडम कंटेन व्यूज लेट थ्योरिस्ट sometimes freedom centered view led theorists to think it is wrong for the state to let its wealthy citizen to provide free or subsidized public services फॉर पुअर सिटीजन्स। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है इस पॉइंट में कि अब इतना भी फ्रीडम जो है कभी कभी जो है ये जो एक्सेस फ्रीडम की बात हो जाती है, यानी एक्सेसिव फ्रीडम की जब बात होती है तो कुछ थ्योरीज जो है वो थिंक करने लगते हैं, यानी सोचने लगते हैं कि जो इंडिविजुअल का जो वेल्दी सिटीजन है, जैसे कोई अमीर लोग है, तो वो टैक्स क्यों पे करे पुअर सिटीजन के लिए, यानी किसी और पब्लिक सर्विसेज के लिए टैक्स क्यों पे करे। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एक एक्सट्रीम फ्रीडम का जो है, यानी फ्रीडम सेंट्रिक व्यूज है थ्योरिस्ट का, ये कहीं ना कहीं उभर कर आने लगता है जब एक्सट्रीम फ्रीडम की बात होती है, ठीक है। बट आवर स्टार्टिंग पॉइंट वाज इक्वालिटी, विदाउट इक्वालिटी आवर फ्रीडम इज यूजलेस। मतलब इसमें हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए फ्रीडम तो ठीक है, हर चीज़ में फ्रीडम मिलना चाहिए, हर चीज़ सब ठीक है, सोसाइटी में इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का ज़्यादा, ठीक है, इंडिविजुअल का राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, सोसाइटी को सब कुछ प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था सब कुछ से सब कुछ ठीक है, फ्रीडम है, इक्वालिटी, यानी हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि इक्वालिटी, यानी विदाउट इक्वालिटी फ्रीडम इज यूजलेस, यानी फ्रीडम मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन इक्वालिटी है ही नहीं समाज में, हर एक इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से इक्वल है ही नहीं, तो फिर फ्रीडम इक्वालिटी, यानी फ्रीडम अगर इक्वालिटी नहीं है तो फ्रीडम का क्या करना, जब इक्वालिटी ही नहीं है समाज में, तो सबसे पहले जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए था कि इक्वालिटी होना है, ठीक है, यानी हर इंडिविजुअल को एक इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर फ्रीडम की बात आती है, ठीक है। अब आगे आते हैं। एंड इफ वी आर गोइंग राइट टू द पीपल And if we are giving right to the people to control their own life, we have to first remove the suffering of social and economic equality of caste and class। मतलब अब इक्वालिटी का जब बात आता है तो सबसे पहले अगर हम सब कुछ देंगे, अगर उनको राइट दे रहे हैं कि वो अपने लाइफ को कंट्रोल करें, यानी इंडिविजुअल अपने लाइफ को कंट्रोल करें, तो सबसे पहले उनको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल किस सेंस में बनाना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली इक्वल बनाएं, ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ को हटाएं, ठीक है, कास्ट और क्लास का जो अनइक्वालिटीज़ है उसको जो है रिमूव करें। तो आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंट्रेंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।
और हमारे चैनल पे जो है बहुत सारे अपडेट्स यानी इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो अलग सा प्लेलिस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग उस पे विजिट करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।